बंधुत्व दिवस, इसके बारे में भी बात होगी। और कुछ हल्की फुल्की बातें होंगी कि खाने के बाद थोड़ा टहल लिया जाए तो बड़ा अच्छा रहता है, तो क्या फायदे हैं, इस पर बात होगी। और जो यूनेस्को के धरोहर स्थल हैं, विरासत जिनकी हम बात इन दिनों कर रहे हैं मंगलवार के दिन में, तो आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इस विरासत जगह के बारे में। और बातें होंगी विस्तार से, लेकिन पहले होगा गाना। सुनते हैं ये गाना। कर और आशा भोसले की आवाजें थी, संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी बसंत बहार। इसी फिल्म में बसंत बहार में एक गाना है जिसमें मन्ना डे की आवाज है, पंडित भीमसेन जोशी की आवाज है, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। और ये गाना बड़ा ही प्रचलित है। और मन्ना डे के एक इंटरव्यू में मन्ना डे साहब ने पंडित भीमसेन जोशी से जुड़ी बड़ी ही दिलचस्प यादगार बात बताई है, जो आज के फनकार कार्यक्रम में प्रसारित भी हो चुका है। और मन्ना डे साहब के बातचीत आज के मेहमान में भी ये हमारे श्रोता ने सुनी होगी। अब हमने ये बात इसलिए कही कि आज पंडित भीमसेन जोशी का जन्मदिन है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सबसे महान गायकों में उनका नाम हम कह सकते हैं कि शीर्ष पर आता है। और ये नाम जिसे हम सभी वाकिफ हैं, पंडित भीमसेन जी का, और इनका आज जन्मदिन हम मना रहे हैं। कर्नाटक राज्य के गडग में 4 फरवरी 1922 को ये अलबेले से बालक है, इन्हें जन्म हुआ और माता पिता से नाम मिला भीमसेन गुरुराज जोशी, और आगे चलकर पंडित भीमसेन जोशी इस नाम से वे मशहूर हो गए थे। गीत संगीत के प्रति छोटी सी उम्र में ही उनका बड़ा आकर्षण था, और ऐसा था कि बहुत छोटी सी उम्र उनकी रही होगी, 10-11 साल 12 साल के आसपास की, तभी वो अपने गुरु की तलाश में घर से निकल गए थे। और उनकी ये तलाश अपने समय के जाने माने उस्ताद और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित घराने से ताल्लुक रखने वाले सवाई गंधर्व, जो करीम खान के शिष्य थे, यहाँ आकर पूरी हुई। उन्हीं के संरक्षण में बीजापुर, पुणे और ग्वालियर में वे संगीत साधना करते रहे। अच्छा, जब एक ग्वालियर में थे तो वहीं उस्ताद हाफिज अली खान से भी उन्होंने संगीत के गुर सीखे। इसके बाद अब्दुल करीम खान के एक अन्य शिष्य राम भाऊ कुंदगोलकर जी, इनसे भी उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद संगीत को और नज़दीक से समझने के लिए, सीखने के लिए कोलकाता गए, पंजाब गए, और यहाँ जाकर ख्याल गायकी की बहुत छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि बारीकियाँ जो होती हैं, वो इन्हें सीखने को मिली। और इससे लंबी और सतत साधना के अच्छे परिणाम रहे कि 19-20 साल की उम्र में ही मंच पर वो अपनी प्रस्तुति दिखाने लगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे। उनकी सफलता के पीछे उनके संघर्ष की लंबी कहानी भी है। 1943 के संघर्ष के दिनों में उन्होंने मुंबई में एक रेडियो कलाकार के तौर पर काम किया, लेकिन उन्होंने अपनी संगीत साधना से जो इतिहास रचा, उसकी चमक और रोशनी न जाने कितनी ही आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन करती रहेंगी। बिल्कुल। और पंडित भीमसेन जोशी जी, जिनके गुरु थे गुरु संत सवाई गंधर्व, इनकी याद में एक वार्षिक संगीत समारोह की शुरुआत की उन्होंने, जो सवाई गंधर्व समारोह के नाम से जाना जाता है, और हर साल दिसंबर में पुणे में इसका आयोजन किया जाता है। और उनके जो पुत्र हैं वो भी एक शास्त्रीय गायक हैं और संगीतकार हैं, और बहुत सारे सम्मानों से भी उनको नवाजा गया है। 1972 में पद्मश्री, 1985 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, और 4 नवंबर 2008 में भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा फिल्म संगीत जो है, यहाँ भी उनकी छाप रही है। कुछ फिल्में हैं जिनमें उनकी आवाज हमें सुनाई देती है, जैसे बसंत बहार का आपने भी जिक्र किया, तानसेन है, अनकही है, इनमें भी उनकी आवाज सुनाई देती है। और 24 जनवरी 2011 ये वो दिन था जिस दिन वो इस दुनिया को विदा कह गए थे। तो अब अनकही फिल्म का गाना सुनवाते हैं पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में। रचना है संत तुलसीदास। कार्यक्रम में सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और पंडित भीमसेन जोशी जी के कुछ पसंदीदा रागों के बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनका पसंदीदा राग था मियाँ की तोड़ी, मारवा, पूरिया धनाश्री, दरबारी, रामकली, शुद्ध कल्याण, मुल्तानी और भीम पलासी, ये उनके पसंदीदा राग रहे हैं। लेकिन मौका मिलने पर फिल्मों के लिए भी गाया, देश का भरपूर प्यार उन्हें मिला, संगीत नाटक अकादमी समेत अनगिनत सम्मान और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। एक श्रोता ने लिखा है कि भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक थे। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक थे। उन्हें भारतीय संगीत जगत में एक महान व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत 1940 के दशक में की और जल्द ही वो एक प्रसिद्ध गायक बन गए थे।
और आगे हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी जी, उन्हें सम्मान सूचक उपसर्ग पंडित के भारतीय उपमहाद्वीप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे महान गायकों में शुमार हैं, जो भजन और अभंग गाने के लिए भी जाने जाते हैं और किराना घरम्परा की परंपरा को वो आगे ले जाते हैं। और उन्होंने 1964 से 1982 के बीच में अफगानिस्तान, इटली, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका इन देशों का भी दौरा किया, वहाँ संगीत प्रस्तुतियां दी। और वो पहले ऐसे संगीतकार थे जिनके संगीत कार्यक्रमों का विज्ञापन न्यूयॉर्क शहर में पोस्टरों के जरिए किया गया था। चंचल जी, देखिए ना, आज जो भागम भाग की जिंदगी है, सब दौड़ रहे हैं और कई बार बहुत ज्यादा अपनों से सरोकार नहीं बचता है, सरोकार रखने के लिए वक्त भी नहीं रहता है। तो ऐसे में अगर किसी अजनबी से आत्मीयता का रिश्ता बनता है, अपनत्व का रिश्ता बनता है, तो एक बड़ी बात है। और जहाँ कई बार बात बात में लोग झगड़ पड़ते हैं, बात बात में लोग नफरत की आग से दहक उठते हैं, और सड़क पर खास तौर से इसकी मिसाल मिलती है, जहाँ की आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सामने जरा सा कुछ हुआ, टच हो गया, तो सामने वाला गाड़ी से उतरकर मारने को उतारू हो जाता है। मतलब नफरत और गुस्सा बहुत ज्यादा भर रहा है। तो ऐसे में कोई विशेष दिन होता है जिसमें हम आत्मीयता की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, बंधुत्व दिवस की बंधुत्व दिवस है, तो हमें लगता है कि आज के दिन को हम याद करें और अपने भीतर के क्रोध को, आवेश को कम करने की कोशिश करें, दूसरों से आत्मीयता रखें। जी। और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस एकता की और सुंदरता की विविधता में पाई जाने वाली ताकत के रूप में ये काम करता है। 4 फरवरी को यानी आज के दिन ये मनाया जाता है और पूरे विश्व में सबको एकजुट करने का ये प्रयास करता है। नफरत और संघर्ष को नियंत्रित करके करुणा, सम्मान, सहानुभूति, इन सभी के महत्व को ये दर्शाता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका संबंध है 2019 की एक महत्वपूर्ण घटना से। तो यानी कि 4 फरवरी 2019 को 2 प्रमुख धार्मिक नेताओं ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में विश्व शांति के साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसे ह्यूमन फ्रेटर्निटी फॉर वर्ल्ड पीस एंड लिविंग टुगेदर इस नाम से जाना जाता है। और ये जो हुआ था, इसे अबू धाबी घोषणा या अबू धाबी समझौता इस रूप में भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा दस्तावेज है जो ईश्वर और मानव बंधुत्व में आस्था रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सके और सभी मनुष्य जागरूक हों, परस्पर सम्मान और संस्कृति को आगे बढ़ा सके सभी मिलकर। इस ऐतिहासिक घटना ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की स्थापना के लिए आधार तैयार किया, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर में फैले गुस्से और क्रोध पर काबू पाया जा सके, आपस में सद्भाव हो और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दिया जा सके। मानव बंधुत्व पर दस्तावेज की आकांक्षा को पूरा करने के लिए मानव बंधुत्व की उच्च समिति यानी HCHF की स्थापना अगस्त 2019 में की गई, जो विभिन्न देशों के धार्मिक और नागरिक नेताओं द्वारा गठित एक समिति है और शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है कि मुहिम। और आज के दिन पर इस पर उद्देश्य होता है कि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। ये व्यक्ति समाज और राष्ट्र को धर्म, जाति और भाषा के मतभेद से ऊपर उठाकर सहयोग की भावना से एक साथ आने के लिए कार्य करता है। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि शांति केवल संघर्ष की समाप्ति नहीं है, बल्कि इसमें हम सभी की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, आपसी समझ जरूरी है, सम्मान और सहयोग का होना भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है कैलेंडर की, बल्कि यह दिन हमें सम्मान, प्रेम, करुणा, समझ और अपनी नफरत पे काबू करने का संदेश देता है और शांति से और मानवता का मार्ग प्रशस्त हो सके, ये हमें सिखाता है। पर धूम मचा रहा है। हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर।
श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। मिलिए डॉक्टर राधा मंगेशकर से। बचपन से मतलब जो पहली स्मृति है उसमें मैंने दीदी को और मेरे पिताजी को हमेशा स्टेज पे देखा है परफॉर्म करते हुए। कार्यक्रम आज के मेहमान बुधवार 5 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम है सखी सहेली और इस कार्यक्रम में ले रहे हैं एक ब्रेक। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और चंचल जी, आज आपको याद होगा कि आज विश्व कैंसर दिवस है और इस दिन आज हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर से ये याद दिलाने के लिए, सजगता फैलाने के लिए कि लोग इस ओर सजग हों। अमूमन जैसे ही कैंसर का नाम लिया जाता है लोग टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि नाम ही इतना डरावना है। लोगों को ये लगता है कि ये तो एक जानलेवा बीमारी है, जबकि मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है और इतने आगे बढ़ चुके हैं तकनीकी दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से। तो ऐसे में घबराने की बजाय इस ओर सजग होना चाहिए। दरअसल जब कैंसर की शुरुआती अवस्था में अगर जांच हो जाए, पता चल जाए, तो इसका इलाज 100% संभव होता है। लेकिन दूसरे और तीसरे स्टेज में जब कैंसर का पता चलता है तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोग थोड़े बहुत लक्षण देखते हैं, जांच करवा लेते हैं, तो भी कई बार उसको अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये ठीक नहीं होता है। तो इस ओर गौर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि तीसरे या चौथे स्तर पर जब ये पहुंच जाता है तब रोकथाम करना मुश्किल है। लेकिन आप कई बार कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी जीने की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है और वो अपने खान पीन पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं और जो भी परहेज बताए जाते हैं उन्हें बड़े अच्छे से करते हैं, तो वो वहां से भी इस बीमारी को हराकर बाहर निकल आते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंसर सर्वाइवर हैं जिनकी कहानी है वो प्रसारित की जाती है, कई चैनलों के माध्यम से दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, ताकि जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें भी एक बल मिले और वो इन कहानियों को सुनकर कहीं ना कहीं उनमें कोई उम्मीद जागे और वो भी इससे बाहर आ सके। आज सुबह 10 बजे जब सेहतनामा कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण हो रहा था तो मैं भी यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में बैठकर सुन रही थी। डॉक्टर सुदीप गुप्ता बड़ी जरूरी बातें बता रहे थे कि जब कैंसर नाम की बीमारी का इलाज चल रहा हो तो उस समय आपका मानसिक हौसला बहुत जरूरी होता है। मानसिक रूप से आप ताकतवर हो और साथ में कुछ व्यायाम और कुछ मेडिटेशन वगैरह करके भी आप अपनी मजबूती पा सकते हैं और उसमें सहायता मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करके उस पर विजय पा सकते हैं, साथ में दवा और इलाज जरूरी है। लगातार डॉक्टर के कंसल्ट में रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन साथ में एक्सरसाइज से आप मनोबल अपना बढ़ा सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि कैंसर का नाम सुनते ही
कई लोग जिंदगी से हार मान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदा दिली से ना सिर्फ इसे मात देते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले की एक 33 वर्षीय महिला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने कैंसर को मात दी थी। साथ ही अब गांव की महिलाओं के लिए भी वो स्वावलंबन के मामले में प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। और हमने भी तो ये बात कही कि ऐसे जो कैंसर सर्वाइवर हैं, हमने बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानियां सुनी हैं, देखी हैं, और कुछ तो बहुत जाने पहचाने नाम है, सेलिब्रिटीज के नाम भी हैं, जो इस बीमारी को हराकर आज बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह जिंदगी वो अपनी बसर कर रहे हैं। ऐसी कोई आप के जीवन में, मतलब आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी घटना है जिससे कि सुनकर किसी का मनोबल बढ़ता है, तो आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। वहां जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/bbs Mumbai। अगर कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की बातें सुनकर अपने मन में हौसला पैदा करते हैं कि देखो वो जब इतनी अवस्था में अभी खुशहाल जीवन जी रहा है तो हम क्यों नहीं। तो ये बहुत होता है, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। और कई बार तो सुविधा संपन्न ना होने पर भी ऐसे लोग हैं जो इस प्राण घातक बीमारी को हराकर बाहर आ जाते हैं। और ये दिन मनाया ही इसीलिए जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैले। और हमारे एक श्रोता ने बताया है कि साल 2025 में वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक। इस थीम को रखने का उद्देश्य है कि लोगों को ये बताया जाए कैंसर सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि लोगों के साथ जीतने वाली एक लड़ाई है जिसे हमें जड़ से खत्म करना है। अब चंचल जी एक गाना सुन लेते हैं फिर और बादशाह फिल्म का ये गाना था। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी, शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी। और कैंसर दिवस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक हो और जागरूक होकर आपको अगर थोड़ा सा भी संशय हो तो सबसे उसको हल्के में नहीं डालना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि डॉक्टर के संपर्क में जाकर उसका इलाज करना चाहिए, न कि उससे डर कर बैठ जाएं कि ओफ अब इतना इस तरह का डरावना। अमूमन लोग कैंसर में लोग यही मानते हैं कि कीमोथेरेपी शुरू होगा तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, तो हम बीमार हो जाएंगे, चलना फिरना बंद हो जाएगा और घर बैठना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम जैसे तैसे चल रहे हैं। लेकिन ये सोच बिल्कुल भी गलत है। डॉक्टर आपको जैसा कहते हैं वैसा कर लेने में ही भलाई होती है, उससे आपकी जान बच सकती है। जी। और इसको जो ये कैंसर की बीमारी है, ज्यादा जोखिम के कारण जो बताए जाते हैं इसके लिए वो होता है तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन और फल सब्जियों का सेवन कम करना। यानी कि जो नुकसान वाली चीजें उन्हें आप ज्यादा खा रहे हैं और जो ताजे फल सब्जियां आपकी सेहत को अच्छा कर सकते हैं उनका सेवन कम कर रहे हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि अगर उसका अभाव है तो भी इस रोग के होने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसकी रोकथाम और नियंत्रण ये सिर्फ स्वास्थ्य प्रणाली या प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि जरूरी है कि हम खुद भी इसकी रोकथाम की दिशा में प्रयास करें और क्या क्या अपने तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। पहले तो अपने मन में बिठा लें कि कैंसर की रोकथाम संभव है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है और बाकायदा इसकी जांच करवाएं और प्रारंभिक अवस्था में ही इसकी जांच हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और देखभाल के लिए वही हम बात कहना चाहते हैं कि देखभाल के लिए आपको जो भी चिकित्सक कहते हैं वैसा ही करें, तभी संभव होता है कैंसर का इलाज, वरना आपने अपनी बुद्धि लगाई तो वहाँ पे खतरे पैदा हो जाते हैं। तो आज ये दिवस मना रहे हैं तो इस दिन ये संदेश हम सबको फैलाकर इसकी रक्षा में मिलकर काम कर सकते हैं और जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे एक विरासत बनाकर, प्रतिरक्षा प्रणाली बनाकर दुनिया को एक स्वस्थ कदम की तरफ हम लेकर आ सकते हैं। और चंचल जी एक चीज और कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो बीमारी है इसको भयावह बीमारी ही कहा जाता है और हम सब मानते भी हैं। तो हमें एक घटना याद आ रही है कि एक सज्जन को कैंसर नाम का रोग था और फेफड़े का कैंसर था और डॉक्टर ने उन्हें आराम और बहुत सारे एहतियात बताए थे इलाज
इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने बीच में एक्सरसाइज और मेडिटेशन, तो ठीक है मेडिटेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे में एक्सरसाइज बिना डॉक्टर के पूछे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बाकायदा किसी योगाचार्य को बुलाकर ऐसी एक्सरसाइज की जिससे उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो अनकंट्रोल हो गई। तो उनको अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आ गई। डॉक्टर ने उन्हें मना किया कि अभी ये सब एक्सरसाइज मत कीजिए, लेकिन वो नहीं माने। उनको लगा कि योग से ज़्यादा जल्दी उपचार संभव है, तो स्थिति बिगड़ती गई। तो ऐसे इस तरह की बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी चाहिए। आप जब आपको आपका चिकित्सक जो कहता है वो जानकार है, वैसा ही करना चाहिए, तो जल्दी से आपका इलाज संभव हो जाता है। और फिलहाल क्या करना चाहिए हमें? हम आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक धरोहर जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में। और 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर स्टेशन से एक ट्रेन चली थी जिसमें 14 डब्बे 400 यात्री थे, और यहीं पर जून 1878 में विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण शुरू किया गया, जो कि लगभग 10 साल में बनकर तैयार हुआ था। और 1996 में इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और 2017 में शिवाजी टर्मिनस से बदलकर 2017 में ये नाम रखा गया था। और इस स्टेशन से जो तमाम जुड़ी हुई यादें हैं, इसके अंदर जो एक म्यूजियम बना हुआ है उसमें सब संरक्षित की गई हैं। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम जो उस समय की महारानी थी विक्टोरिया, उनके नाम पर रखा गया था। और उस समय सबसे ज्यादा समय में तैयार होने वाली ये एक इमारत थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जो लोग बाहर से घूमने आते हैं, उनकी भी बड़ी इच्छा होती है कि इस खूबसूरत इमारत को एक बार नजदीक से जरूर देखा जाए, क्योंकि मुंबई से जुड़े हुए जो बहुत सारे मामले हैं, खासतौर पे जो फिल्में और सीरियल दिखाए जाते हैं, धारावाहिक, वहाँ इसे बहुत दिखाया जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इस इमारत में 3 देशों की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखाई देती है, और यूनेस्को ने इस ऐतिहासिक इमारत को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। दुनिया के बेहद खूबसूरत टर्मिनस में शुमार किए जाने वाले विक्टोरिया टर्मिनस का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार FW स्टीवंस ने तैयार किया था, और गोथिक किस्म की जो इमारतें हैं उधर देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, एक ही साइज की, एक ही शक्ल की। तो कई बार तो लोग वो गोथिक इमारतों को देखने के लिए जाया करते हैं। और ये भारतीय विक्टोरियन इटालियन गॉथिक शैलियों का जो मिश्रण है उसकी वास्तुकला की विशेषता है। और इसकी विशेषता इसकी जो ऊंचे बुर्ज और नुकीले मेहराब हैं वो भी हैं। इसके टर्मिनस के दोनों गेट पर विशालकाय शेर की आकृति बनाई गई है, जिसका एक छोर ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा छोर भारत के प्रतीक को दर्शाता है। ऐतिहासिक टर्मिनस में 3 देश जिनका आपने जिक्र किया वो हैं भारत, ब्रिटेन और इटली। इनकी जो परंपरागत स्थापत्य कला है वो नजर आती है, और जो मुख्य ढांचा है वो बलुआ पत्थर और चूना से बनाया गया है, जबकि आंतरिक हिस्से में अच्छी गुणवत्ता वाले इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की इमारत के बीचों बीच एक ऊंचा गुंबद भी है, जो इस वास्तुशिल्प की महानता को दर्शाता है। टर्मिनस के अंदर का नजारा भी भव्य है। इसमें बनी घुमावदार सीढ़ियां हैं, दीवारों और छतों की जानदार नक्काशी यहाँ आने वाले सभी लोगों का मन मोह लेती है, और यहाँ पर खड़े होकर लोग खूब सारी तस्वीरें खींचते हैं, अपने मोबाइल में कैद करते हैं। और यहाँ पर पहले महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा भी लगी हुई थी, लेकिन आजादी के बाद इस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया था। और मुंबई की पहचान बन चुका है टर्मिनस, और जो पूरे देश भर के व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है उनमें ये शुमार है, जहाँ पर रोजाना लगभग 30,000 या इससे भी अधिक
यात्री पहुंचते हैं। और ये एक ऐसा टर्मिनस है जो देश के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। 1929 में मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहीं पर बनाया गया था। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यूनेस्को की भारत की उन 2 रेल विश्व विरासत स्थलों में से एक है जो अभी भी अस्तित्व में है। सीएसटी के अलावा जो भारतीय पर्वतीय रेल सेवा दार्जिलिंग हिमालय रेल है, उसे भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और भले इसका नाम अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया है, लेकिन जो पुराने जमाने के लोग हैं वो आज भी इसे वीटी यानी विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से ही जानते हैं। और अब इसका बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहां बन गए हैं और अब उसके अंदर जाने में ही बहुत सारा वक्त लग जाता है। लेकिन अब वक्त को देखते हुए हम एक गाना सुनवा देते हैं, अपने ना सुना। और कई बार हम बेकरार रहते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, कहीं घर से बाहर निकलने के लिए, और ये बेकरारी तब बहुत अच्छी होती है जब खाना खा लें और उसके बाद टहलने निकले। और कई बार तो लोगों में बड़ा एक कंफ्यूजन सा रहता है कि खाने के बाद सैर करना चाहिए या थोड़ा सा लेट जाना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई खाने के बाद थोड़ा सा टहल लो, कुछ लोग कहते हैं लेटकर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन टहल लेना ज्यादा अच्छा होता है, ताकि जो खाने के बाद तुरंत एक भारीपन सा लगता है शरीर में, उससे हमें आराम मिल जाता है। एक श्रोता ने भी हमारी इसी तरह की बात लिखी है। लिखा है कि हमारी सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि आजकल की खराब जीवन शैली का असर हमारे स्वास्थ्य पर बुरी तरह से पड़ रहा है। हम खाना खाते हैं, फिर लेट जाते हैं, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रह जाते हैं। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। शोध से पता चला है कि खाने के बाद थोड़ी देर टहलने से व्यक्ति के ब्लड शुगर और प्रेशर के स्तर को प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। वहीं हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि महानगरीय जीवन शैली में जिंदगी की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज रहती है और आपाधापी बहुत सारे काम जो हम नहीं कर पाते हैं या सुबह या रात में ही करते हैं, उनमें हल्के फुल्के ढंग से टहलना भी एक काम ही है। मैं कुछ सालों से देखती भी हूँ कि सीनियर लोग ही नहीं, युवा वर्ग भी खाने के बाद अपनी सोसाइटी के भीतर ही टहलते हैं, थोड़ी सी गपशप करते हैं और दिन भर की बातें आपस में शेयर करते हैं। इस बहाने मिलना जुलना भी हो जाता है और ये बड़ा अच्छा युवा वर्ग में टहलने के लिए जागरूकता ज्यादा फैली है और वो बहुत तेज रफ्तार से, खास तौर से लड़कियों को हमने देखा बड़ी गतिमान होकर दौड़ती हुई टहलती हैं ताकि उनकी फिगर मेंटेन रहे। लेकिन सुबह के व्यायाम में आप भाग कर टहलिए, खाने के बाद की जो टहल या सैर होती है वो आप धीरे धीरे चलकर कीजिए, ताकि आपका जो भारीपन है शरीर का, जो पाचन शक्ति है वो अच्छी हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि दोनों टाइम भोजन के बाद कम से कम 2 किलोमीटर तक टहलना मेरी दिनचर्या में शामिल है। मौसम चाहे कोई भी हो, अपने शहर से बाहर भी हो, तो भी इस बात में मैं कोई समझौता नहीं करता। हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि खाने के बाद टहलने के बड़े फायदे होते हैं, खाना पचता भी है जिसके कारण कुछ समस्याओं से आराम मिलता है और वज्रासन में बैठने का भी फायदा इसी तरह का होता है, जिसे मैं थोड़ा रोजाना जरूर करती हूँ और इससे मेरा वजन भी बहुत कम हो रहा है। तो सही बात है, अगर आप टहलने नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर के आसपास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सोसाइटी में भी जगह नहीं है, तो हमारी जो इन श्रोता है इनकी तरह आप भी वज्रासन में बैठकर अपने खाने का जो पाचन है वो कर सकते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि खाने के बाद थोड़ा टहलने से हल्की फुल्की बातें खाने के बाद करें, पहले बहुत ही अच्छा होता है। खासकर रात में कितने लोगों को देखा है कि खाने के बाद रात में टहलते हैं और फैमिली के साथ मजा भी आता है टहलने में और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए जब भी जहां जाएं अकेले मत जाएं, इसी बहाने परिवार के साथ भी आपको समय बिताने का मौका मिलता है। और चंचल जी, हमने तो देखा है कि कॉलोनी में, गलियों में, सड़कों पर लोग ग्रुप के ग्रुप रात को टहलती हैं, महिलाएं खासतौर से झुंड बना के, और एक दूसरे से तरह तरह की बातें साझा करती हैं। तो टहलना इसलिए भी फायदेमंद है कि आपको अपना दिल खोलने का मौका मिलता है। और कुछ लोग कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते सुनते भी टहलते रहते, तो चलिए हम भी गाना सुनते हैं। यहाँ फिल्म थी दुल्हन एक रात की। अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या फिर कोई गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।